हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लेके आए हैं आपके सामने लेक्चर नंबर 17 जिसका टाइटल है सेंटर ऑफ मास। इस लेक्चर के दो सेगमेंट होने वाले हैं। पहले सेगमेंट में कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे और दूसरे सेगमेंट में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन जो है बेल आइकन उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे हर बार आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ मास की लोकेशन के बारे में, कि सेंटर ऑफ मास को कैसे लोकेट किया जाता है। तो यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जब डिस्क्रीट पार्टिकल्स हमें क्वेश्चन में गिवन हैं तो कैसे सेंटर ऑफ मास की लोकेशन जो है हम निकालते हैं। फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल्स, डिस्क्रीट पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स ऐसे बिखरे हुए हैं जैसे आपने ऐसे मसाला छिड़क दिया हो। तो उस केस में कैसे हम सेंटर ऑफ मास को लोकेट करते हैं, तो देखिए। तो मान लीजिए आपके पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे ढेर सारे पार्टिकल जो हैं वो पड़े हुए हैं और इन सारे पार्टिकल्स के जो पोजीशन वेक्टर हैं, यानी कि ऑरिजिन से इनको मैं लोकेट करने के लिए यदि एक वेक्टर बनाता हूँ आर वेक्टर, तो ऐसे ही सबके जो वेक्टर्स हैं वो R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 इस तरीके से पोजीशंस वेक्टर सबको डिफाइन हो रखे हैं। इनके मासेस जो हैं वो M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8 इस तरीके से दिए हुए हैं। तो मैं इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है, इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसका जो पोजीशन वेक्टर है RCOM, वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ RCOM इज इक्वल टू M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस सो ऑन। ये होता है आपके पास R वेक्टर पोजीशन वेक्टर। यदि आप x कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो यहाँ पे r की जगह x आप लिख देंगे। सो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू, यदि मैं कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो आप मिलेगा यहाँ पे M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस सो ऑन। इस तरीके से आप x कोऑर्डिनेट बता सकते हैं सेंटर ऑफ मास का। ऐसे ही आप y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास बता सकते हैं। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू M1 y1 प्लस M2 y2 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस सो ऑन। इस तरीके से y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप z लिख सकते हैं। z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू M1 z1 प्लस M2 z2 प्लस M3 z3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। अब यदि हम बात करें कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन की, तो यहाँ पे दूसरा पार्ट हमारे पास है कि फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपके पास ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें पार्टिकल्स जो हैं, मास के पार्टिकल्स, वो बहुत ही क्लोजली जो है वो बहुत ही पास हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं सारे पार्टिकल्स। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं कंटिन्यूअस मास सिस्टम। तो इसमें जो सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास इस तरीके का एक सिस्टम है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टिकल्स का, और इसमें से आप क्या करेंगे, आप एक एलिमेंट लेंगे। एक एलिमेंट जो होता है वो या तो ऐसी शेप का होगा जो एकदम इसका बिल्डिंग ब्लॉक हो, या फिर इसी के जैसे ही शेप का एक छोटा सा पार्ट होता है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया है एक छोटे से शेप का, और इसका मास जो है मैंने मान लिया dm के बराबर है, और ये जो आपका एलिमेंट है, इस एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है वो x के बराबर है, और y कोऑर्डिनेट y के बराबर है, या पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं r वेक्टर के बराबर है। तो हम पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं इंटीग्रल ऑफ r dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dm। ये RCOM निकालने का फॉर्मूला होता है। और आप x कोऑर्डिनेट निकालना चाहें पूरे सिस्टम का, सो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है इंटीग्रल ऑफ x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dm। और ऐसे ही y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला होता है YCOM इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ y dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dm। ये y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का, ये x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का, और ये पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास।
सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन। तो ये वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला होता है। ऐसे ही एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है ACOM इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन। अब यहाँ पे एक और रिलेशन हमें मिलता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यदि आपके पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, बहुत सारे पार्टिकल्स का एक सिस्टम है, तो हम उस सिस्टम के लिए लिख सकते हैं कि उस सिस्टम के ऊपर लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का सम, सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का सम ऑन अ सिस्टम, F external on the system is equal to mass of the whole body, the whole mass of the system into acceleration of center of mass। ये रिलेशन उनमें होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि यहाँ पे आप ये बात भी लिख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है वो इंटरनल फोर्सेस अफेक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं कि इंटरनल forces cannot affect motion of center of mass, सेंटर ऑफ मास के मोशन को ये अफेक्ट नहीं कर सकते। सेंटर ऑफ मास जिस तरीके से जो है मूव कर रहा है या रुका भी हुआ है तो वो रुका ही रहेगा या उसी तरीके से मूव करता रहेगा यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया है। इंटरनल फोर्सेस कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस ही मोशन उसका अफेक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे एक नोट में लिखते हैं, यदि मान लीजिए सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर है, यदि सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर है एंड उस सिस्टम के ऊपर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो 0 के बराबर हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस 0 के बराबर हैं सिस्टम के ऊपर, तो हम कह सकते हैं कि फाइनल जो वेलोसिटी होती है सेंटर ऑफ मास की वो भी 0 के बराबर रहती है, यानी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर ही रहता है। तो हम यहाँ पे ये रिलेशन लगा सकते हैं कि m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू 0 प्लस सो ऑन इज इक्वल्स टू 0। ये रिलेशन आप लगा सकते हैं सिर्फ डेल्टा x1 के लिए ही नहीं, ये डेल्टा y1 और डेल्टा r भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि यदि हमारा सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है तो आप चाहे उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं सिस्टम के अंदर उनको कितना भी डिस्प्लेस कर लीजिए, ये वाला जो रिलेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये 0 के बराबर ही होने वाला है। ठीक बात समझ गए? कैसे आया ये कि ये वाला जो टर्म है यहाँ पे v को हमने dx बाई dt लिख दिया है सब जगह, dx1 बाई dt, dx2 बाई dt, dx3 बाई dt और यहाँ पे dxcom बाई dt और यहाँ पे dt dt को हटा दिया तो सब जगह dx है, dx का मतलब डेल्टा x है, तो डेल्टा x रखने से ये आपको मिल जाएगा बिकॉज डेल्टा xcom जो है 0 के बराबर हो चुका है। यदि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है तो वो मूव ही नहीं किया है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर है, तो ये रिलेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं इसमें। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कोलिजन के बारे में। तो चलिए कोलिजन स्टार्ट करते हैं। कोलिजन, टकराना, कोलिजन। तो कोलिजन बेसिकली हमारे पास दो टाइप के कोलिजन है। सबसे पहला टाइप का कोलिजन जो है वो हेड ऑन कोलिजन इसे कहा जाता है। हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन क्या होता है कि जब कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं, कि दो ऑब्जेक्ट यदि कोलाइड हो रहे हैं और उनके बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं तो फोर्स और उनकी इनिशियल वेलोसिटीज यदि एक ही लाइन के अलोंग जो है वो लाई कर रही हैं तो हम ऐसे कोलिजन को हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। कि लाइन ऑफ मोशन यानी जिस लाइन के अलोंग उनकी इनिशियल वेलोसिटीज हैं एंड लाइन ऑफ इम्पैक्ट यानी कि लाइन जिस लाइन के अलोंग कोलिजन के फोर्सेस लग रहे हैं, यदि वो लाइन एक साथ है, मतलब एक ही है लाइन, कॉमन है लाइन, तो हम कहते हैं कि वो कोलिजन जो है वो हेड ऑन कोलिजन कहलाता है। ठीक, तो ऐसे कोलिजन में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 के बराबर है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है जिसका मास m2 के बराबर है। ये u1 स्पीड से अप्रोच कर रहा है m2 को और m2 की स्पीड जो है u2 के बराबर है। इस लाइन के अलोंग जो है ये टकराते हैं।
ये जस्ट बिफोर कोलिजन की मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ। ये बिफोर कोलिजन है, बिफोर कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन क्या होता है, ये टकराते हैं और वेलोसिटी जो है इनकी चेंज हो जाती है। तो मैंने माना कि m2 की वेलोसिटी हो जाती है v2 के बराबर और m1 की वेलोसिटी जो है वो v1 के बराबर हो जाती है। अब ध्यान से सुनना कि ये जो कोलाइड हो रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स, इन दोनों के ऊपर, इन दोनों के सिस्टम के ऊपर कोई भी बाहर से फोर्स नहीं है, कोई इनको धक्का नहीं दे रहा है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। ऑफ कोर्स हमने इसको कुछ स्पीड देके इसको फेंका होगा तो हमने धक्का दिया होगा, लेकिन टकराने के जस्ट पहले और टकराने के जस्ट बाद इसके ऊपर कोई धक्का नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि कोई धक्का नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जो है हम कंजर्व कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम, तो ये हम कहेंगे m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 इज इक्वल टू m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2। ये रिलेशन जो है ये फॉलो होता है, इसको कह दीजिए कि इक्वेशन नंबर 1 के बराबर है। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, कि जब ये टकराते हैं तो ये डिफॉर्म होते हैं, डिफॉर्म होने के बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है रिफॉर्म होते हैं। तो कितने एक्सटेंट तक ये रिफॉर्म होते हैं, उस बेसिस पे इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है कोलिजन को। पहली कैटेगरी होती है इलास्टिक कोलिजन, दूसरी कैटेगरी होती है इनइलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक, और तीसरी कैटेगरी होती है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन तीनों कोलिजन्स के टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम उन तीनों कोलिजन्स को डिफाइन करने के लिए कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, जिसको कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और जिसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ अप्रोच, ये फॉर्मूला होता है जी, ये फॉर्मूला होता है। तो स्पीड ऑफ सेपरेशन की बात करें कि देखिए सेपरेशन कोलिजन में कब होगा, टकराने के बाद। कोलिजन में अप्रोच कब होगी, कोलिजन से पहले। तो यहाँ देखिए कि कोलिजन के बाद ये कितनी स्पीड से, कितनी रिलेटिव स्पीड से जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये v2 और ये v1 है। सो v2 माइनस v1 इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ये मूव कर रहे होंगे इतनी स्पीड से, ये सेपरेट हो रहे होंगे, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ अप्रोच, यानी कोलिजन से पहले इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी रही होगी। ठीक, तो कोलिजन से पहले रिलेटिव स्पीड बता सकता हूँ u1 माइनस u2 के बराबर रही होगी, यानी कितनी स्पीड से ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होंगे, तो वो स्पीड है u1 माइनस u2। कितनी स्पीड से सेपरेट हो रहे हैं, v2 माइनस v1। ये जो रेशियो होता है ये e के बराबर होता है। ठीक है, तो समझ गए। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स लिख के बताता हूँ कि अप्रोच की स्पीड और सेपरेशन की स्पीड कैसे लिखते हैं। तो मान लीजिए आपके पास सेपरेशन बता रहा हूँ, पहले मैं सेपरेशन बता रहा हूँ, सेपरेशन। तो मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट ऐसे है, जा रहा है v1 से और ये जा रहा है v2 से। तो सेपरेशन की जो स्पीड है हम लिखने वाले हैं v2 माइनस v1। मान लीजिए एक जा रहा है v1 इस तरह से, दूसरा जा रहा है v2 इस तरीके से, तो हम सेपरेशन की स्पीड जो है लिखेंगे v2 प्लस v1। इस तरीके से ही जो है आपको केसेस मिलने वाले हैं। यदि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनका डिफरेंस लिखा जाएगा, और वो एक दूसरे से अवे जा रहे हैं, दोनों की वेलोसिटीज ऑपोजिट हैं, तो हम यहाँ पे प्लस साइन उनके बीच में लगाने वाले हैं। और यदि हम बात करें अप्रोच की वेलोसिटी की, तो अप्रोच की वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, अप्रोच। तो एक केस हो सकता है कि इसमें दोनों की वेलोसिटीज एक ही डायरेक्शन में हो, ये u1 हो, ये u2 हो, ये इसको अप्रोच कर रहा हो, तो u1 माइनस u2 जो है हम स्पीड ऑफ अप्रोच लिखने वाले हैं। और यदि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, u1 और u2, तो हम कहेंगे कि ये दोनों मिलने की कोशिश कर रहे हैं। सो u1 प्लस u2 विल बी देयर स्पीड ऑफ अप्रोच। तो इन चारों केसेस से ही जो है आपके क्वेश्चंस बनेगा, और आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यहाँ पे लिख सकते हैं। आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो वैल्यू है, e की वैल्यू 1 होती है फॉर इलास्टिक कोलिजन, और e की वैल्यू जो है 0 होती है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए ये होती है, और e की वैल्यू जो है 1 से कम और 0 से ज़्यादा होती है इन इलास्टिक कोलिजन के लिए, ठीक बात। अब आपको एक बात और याद रखनी है, जिसका एक क्वांटिटी है जिसका नाम है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी।
लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट टकराते हैं तो वो डिफॉर्म होते हैं, डिफॉर्म होने के बाद रिफॉर्मेशन उनमें कंप्लीटली नहीं हो पाता है, और रिफॉर्मेशन नहीं हो पाता है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो डिफॉर्म होने में जो है हमारा स्पेंड हो चुका है कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो वही लॉस हम यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं। लॉस का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम फाइनल, ये जो क्वांटिटी है ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है। इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ये जो है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसे रिड्यूस्ड मास कहा जाता है, म्यू कहा जाता है। u1 माइनस u2 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ई की डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे आप पुट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलता जाएगा। आप एक बार ई की वैल्यू 1 पुट करिए, ई की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ई की वैल्यू यदि 1 पुट करेंगे तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा बताइए, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा। यहाँ पे आप 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 स्क्वायर 0 आ जाएगा, तो आपको रिजल्ट मिलेगा 0। यानी काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की जो इनिशियल है, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की जो इनिशियल है और वही काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की फाइनल रहती है, वही सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी फाइनल रहती है। ये रिलेशन आपको यहाँ पे प्राप्त होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सीखने वाले हैं हम इस हेड ऑन कोलिजन के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं कि यदि मान लीजिए हमारे जो कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मासेस बराबर हैं, इसका मास m है और इसका मास m है, और कोलिजन जो है इलास्टिक है। मान लीजिए बिफोर कोलिजन इनकी स्पीड u1 और u2 के बराबर है बिफोर कोलिजन, और मासेस इनके सेम है, इलास्टिक कोलिजन की बात मैं कर रहा हूँ। तो आफ्टर कोलिजन क्या होता है कि इनकी जो स्पीड्स हैं, वेलोसिटीज़ हैं, वो एक्सचेंज हो जाती हैं कि कोलिजन के बाद इस ऑब्जेक्ट के पास जो स्पीड होने वाली है वो u2 के बराबर होगी और इसके पास स्पीड जो है वो u1 के बराबर आपको मिलने वाली है। ये बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन की कंडीशन है यदि मास सेम है और इलास्टिक कोलिजन है तो। दूसरा पॉइंट क्या है कि यदि कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक है, यदि कोलिजन क्या है परफेक्टली इन इलास्टिक है, तो क्या होता है कि आपके पास यदि ऑब्जेक्ट है m1 मास का, वो जा रहा है मान लीजिए u1 स्पीड से, m2 मास का ऑब्जेक्ट है वो जा रहा है u2 स्पीड से, तो ये टकराने के बाद जो है ये एक साथ मूव करते हैं, तो ये एक सिंगल पार्टिकल की तरह, सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह मूव करते हैं, BC चिपक जाते हैं आपस में यदि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है तो। हेड ऑन की बात बता रहा हूँ सारी में। उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि यदि दीवार से टक्कर होती है तो क्या होता है। मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और वो एक दीवार से टकराता है, रिजिड वॉल, रिजिड वॉल रेस्ट पे है, इससे टकराता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E के बराबर है। तो टकराने के बाद क्या होता है बेटा, ये बिफोर कोलिजन है और आफ्टर कोलिजन बताता हूं मैं आपको कि टकराने के बाद इसकी स्पीड हो जाती है E टाइम्स U के बराबर। ये मान लीजिए U स्पीड से आ रहा है तो टकराने के बाद दीवार से इसकी स्पीड E टाइम्स U के बराबर हो जाती है। ठीक है जी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ऑब्लिक कोलिजन के बारे में। तो ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है कि जब लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन अलग अलग होती हैं तो ऐसे कोलिजन को लाइन ऑब्लिक कोलिजन हम कह देते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरीके से, एक आपके पास ऑब्जेक्ट है जो u1 स्पीड से जा रहा है और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो इसकी तरफ आ रहा है मान लीजिए u2 स्पीड से, और ये दोनों कुछ समय के बाद कैसे दिखेंगे आपको, तो मैं यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसे डायग्राम बना सकता हूँ कि कुछ इस तरीके से ये दिख रहे होंगे। इसकी स्पीड टकराने से पहले अभी भी मैंने मान लिया u1 के बराबर है, ये u2 के बराबर है। तो देखिए बेटा, इन दोनों का जो कांटेक्ट है वो किस पॉइंट पर हो रहा है, मैं कह सकता हूँ इस पॉइंट पर ये कांटेक्ट हो रहा है। और हम जानते हैं कि जो दो ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन लगता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इस तरफ, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इस तरफ। तो ये वाली जो लाइन है, इस लाइन के अलॉन्ग फोर्सेस लग रहे हैं, तो इसे कहा जाता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। सो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है ये, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब कोलिजन के जस्ट बाद भी सिचुएशन जो है कुछ ऐसे ही आपको नजर आने वाली है। बस वहां पे फर्क क्या होगा
कि वेलोसिटीज जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे u1 u2 है, अब स्पीड जो हैं वो कितनी हो जाएंगी, v1 और v2 के बराबर, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग भी हो सकती है। तो कैसे इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये करिए कि कंपोनेंट कर दीजिए वेलोसिटीज के along the line of impact and perpendicular to the line of impact. Do component of velocities along line of impact and perpendicular to line of impact। ये दो डायरेक्शंस में हमें कंपोनेंट करने हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, apply conservation of linear momentum in all directions। all direction से मेरा मतलब है कि चाहे तो आप इंडिविजुअली लीनियर मोमेंटम कंजर्व करवा सकते हैं सिस्टम का, ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, या तो आप पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व करवा सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, एक लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग, एक लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर। आप चाहें तो किसी भी डायरेक्शन में करवा सकते हैं, बट ये दोनों डायरेक्शन जो हैं ये थोड़ा सा कन्वीनियंट जो है रहती हैं। आप चाहें तो किसी भी डायरेक्शन में करवा सकते हैं। तीसरी बात क्या है कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग जो वेलोसिटीज़ हैं उनके लिए आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन equation must be written by only using components along line of impact। जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स हैं उनका इस्तेमाल करके ही आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लिखने वाले हैं, दैट इज E इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। यहाँ पे ये जो हैं ये कंपोनेंट्स हैं अलॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये कंपोनेंट्स हैं अलॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, हमारे इस ऑब्लिक कोलिजन को जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी एक बात कॉमन है कि यदि आपके पास दिया हुआ है कि कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अभी भी सेम रहने वाला है, ठीक है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। इफ E इज इक्वल्स टू 1 तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इनिशियली इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम फाइनली, ठीक। ये रिलेशन जो है आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है, ठीक है बच्चों। और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है, ठीक है ना। सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है बच्चों। जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।